हेलो एवरीवन। आज हम PC8 का टॉपिक करने जा रहे हैं इस वीडियो में। PC8 का, और ये टॉपिक कौन सा है? जो फाइनेंस अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स हैं, 22 स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंस अकाउंट्स की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछी जाती है कि स्टेटमेंट 1 किससे डिनोट करती है, स्टेटमेंट 10 में क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपके साथ इन स्टेटमेंट्स को लर्न करने का ट्रिक शेयर करूँगी जो मैंने यूज़ की थी और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। आई होप आप लोगों को भी ये हेल्पफुल रहे। आप अपने वे से भी इन स्टेटमेंट्स को लर्न कर सकते हो। ये मेरा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने यूज़ किया था और मुझे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट्स का आंसर देने में बहुत इजी रहा था। मैं कोई भी स्टेटमेंट को भूली नहीं थी और 5-6 स्टेटमेंट्स डायरेक्टली पेपर में पूछी गई थी। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। जो फाइनेंस अकाउंट्स है उसे 2 वॉल्यूम्स में प्रेजेंट किया जाता है। जो वॉल्यूम 1 होती है फाइनेंस अकाउंट की, उसके अंदर क्या क्या आता है? CAG का सर्टिफिकेट, गाइड टू द फाइनेंस अकाउंट्स एंड दी 13 स्टेटमेंट्स, जो कि हमें याद करनी सीखनी है, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो 13 स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या डिनोट करती हैं? जिस स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस अकाउंट है, उस स्टेट गवर्नमेंट की करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही और क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की उस स्टेट गवर्नमेंट ने, उनकी समराइज इंफॉर्मेशन इन 13 स्टेटमेंट से मिलती है। तो ये जो 13 स्टेटमेंट्स हैं वॉल्यूम 1 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है और इसे ही हम आज सीखने वाले हैं कि कैसे हम इन्हें लर्न कर सकते हैं। और जो लास्ट पार्ट है इस वॉल्यूम का, उसमें क्या आता है? नोट्स टू अकाउंट। सो वॉल्यूम 1 कंटेन्स सर्टिफिकेट ऑफ द CAG, गाइड टू फाइनेंस अकाउंट्स एंड 13 स्टेटमेंट्स, जो समराइज्ड इंफॉर्मेशन होती है ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। एंड लास्ट पार्ट क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट। अब हम इन 13 स्टेटमेंट्स को लर्न करने का ट्रिक सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दी स्टेटमेंट्स। देखो, ये जो स्टेटमेंट्स लर्न करने का तरीका है वो सबका अलग अलग हो सकता है। ये मेरा तरीका है, जैसे मैंने याद की थी वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत यूज़फुल रही थी। मैं सभी आंसर्स कर पाई थी। 5-6 स्टेटमेंट्स पूछी थी और मेरे को सारी पेपर में पता थी, मैं भूली नहीं थी। रेटाफिकेशन भी कई लोग कर लेते हैं, उन्हें याद भी रहती है, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं रेटाफिकेशन में बिलीव भी नहीं करती, क्योंकि मेरे कभी भी रट्टे सक्सेसफुल नहीं रहते, क्योंकि पेपर में प्रेशर होता है और जब वहाँ पे 4 ऑप्शन दिखते हैं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा था। इसलिए मैं इनको समझ के ही याद करके गई थी। एक ट्रिक यूज़ की थी मैंने, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी कोई ऐसी ही ट्रिक बना के इन्हें लर्न कर सकते हो। तो मैं अपना मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब अगर मैं डायरेक्टली इन स्टेटमेंट्स को पढ़ूँ कि स्टेटमेंट 1 में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट 2 में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स, ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। वो आप सब खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली मैं ट्रिक पे जा रही हूँ जो मैंने यूज़ किया था। तो स्टेटमेंट लर्न करने से पहले मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने आज डिसीजन लिया है कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है। सपोज़ मैं बिज़नेस A स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। मैंने ये डिसाइड कर लिया। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूँगी कि आज की डेट में मेरी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मेरा कितना वर्थ है, जो मेरी नेट वर्थ है आज की डेट में कितनी है, कितनी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, आज मेरे पास कितना पैसा है। सबसे पहले मैं यही देखूँगी। तो स्टेप 1 मेरा क्या रहेगा? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखना। तो वही हमारी स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 किसे डिनोट करती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैंने स्टेटमेंट 1 बना ली, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मैं देखूंगी। तो मैंने देखा कि मेरे पास आज की डेट में 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। अब जो हमारे पास करंटली पैसा होता है वही थोड़ी ना पैसा होता है। हमारे पास मंथली हम कमाते हैं और मंथली हमारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो अब स्टेप 2 क्या है मेरा? मैं चेक करूंगी कि मेरे मंथली कितना रिसीट होता है और कितना एक्सपेंडिचर होता है। ये तो आज की डेट में मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया है। अब मैं देखूंगी कि मेरा मंथली कितना रिसीट होता है और मंथली कितना एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि स्टेप 2 में मैं क्या देख रही हूँ कि कितना मेरे पास रिसीट होता है और कितना एक्सपेंडिचर होता है। जब मैंने देखा तो मैंने क्या पाया कि 20 लाख रुपया मेरे पास रिसीव होता है और 15 लाख मेरा एक्सपेंडिचर हो जाता है।
तो स्टेप 2 में क्या मैं बना रही हूँ, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड डिस्बर्समेंट्स, वही हमारी स्टेटमेंट 2 है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड डिस्बर्समेंट्स। तो अभी मैंने देखा कि मेरे पास जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है वो है 1 करोड़ की, और मेरे पास 20 लाख रुपया मंथली आता है और 15 लाख मेरा जाता है। ठीक है, जो स्टेप 2 में मैंने देखा। अब स्टेप 3 है, मैं क्या देखूंगी, जो ये मेरे पास 20 लाख रुपया आता है वो कहाँ कहाँ से आता है। तो मैं पूरी अपनी रिसीट्स की एक स्टेटमेंट बनाऊंगी कि मेरे पास ये जो 20 लैक्स आते हैं मंथली वो कहाँ कहाँ से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखूंगी कि सैलरी से मेरे पास 5 लाख आते हैं, एक्स से मेरे पास 10 लैक्स आते हैं, वाई से मेरे पास 5 लाख आते हैं। ऐसे मैं एक अपनी पूरी स्टेटमेंट बना लूँगी कि जो 20 लाख मेरे पास रिसीट्स आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। यानी कि मैं क्या बना रही हूँ, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स। तो जो स्टेटमेंट 3 है वही हमारी स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स है। स्टेप 1 में हमने फाइनेंशियल पोजीशन देखी, स्टेप 2 में हमने देखा कि हमारे पास कितना रिसीट और एक्सपेंडिचर होता है। फिर स्टेप 3 में हम क्या देख रहे हैं, अपनी रिसीट्स की स्टेटमेंट। जो हमारे पास रिसीट होती हैं उसकी पूरी एक डिटेल्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आता है। जैसे हमने रिसीट्स की स्टेटमेंट बनाई ऐसे ही हम अब एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमें पता है 15 लाख हमारा एक्सपेंडिचर होता है मंथली। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा एक्सपेंडिचर होता है। मैंने देखा कि मेरी ईएमआई है 5 लाख की, ठीक है, रेंट मैं देती हूँ 5 लाख का, ऐसे ही हम सो ऑन, मोबाइल बिल है मेरा 2 लाख का, इलेक्ट्रिसिटी बिल है मेरा 1 लाख का, सो ऑन। ऐसे करके मैं अपनी स्टेटमेंट बना लूँगी एक्सपेंडिचर की। जो मेरा 15 लाख जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ मैं एक्सपेंडिचर करती हूँ, तो ये पूरी एक स्टेटमेंट बना लूँगी। यानी कि जो स्टेप 4 है वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वही हमारी स्टेटमेंट 4 है। तो अभी तक हमने 4 स्टेटमेंट्स कवर की, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सब समझ आ रहा है ना। देखो मैंने बिजनेस करने का डिसाइड किया, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है। उसके बाद मैंने देखा कितना मेरे पास रिसीट होता है और कितना एक्सपेंडिचर होता है। फिर जो मेरा रिसीट होता है वो कहाँ कहाँ से मैं रिसीव करती हूँ, पूरी उसकी स्टेटमेंट बनाई, जो स्टेटमेंट 3 है। फिर ऐसे ही मैंने अपने एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट बनाई कि कहाँ कहाँ मेरा एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि है स्टेटमेंट 4। अब आगे करते हैं स्टेटमेंट 5। देखो अभी तक हमने देखा, मैंने सोचा कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैंने देखा कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कितना मेरे पास मंथली रिसीट होता है, कितना एक्सपेंडिचर होता है, और फिर मैंने अपनी रिसीट और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट्स बनाई। ठीक है, तो मैंने क्या देखा था कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मंथली मेरे पास 20 लाख रुपये आते हैं और 15 लाख मेरे खर्च हो जाते हैं। यानी कि मंथली मेरे पास कितना बचता है, 5 लाख रुपया बचता है। अभी तक मैंने सिर्फ अपनी पोजीशन की बात करी है कि मेरे पास कितना पैसा आता है और कितना मेरे पास पैसा है ना। अब मैं देखूंगी कि जो मैंने सोचा है कि बिज़नेस स्टार्ट करना है, अब उस बिज़नेस पे कितना पैसा लगेगा। अब मान लो मैंने फर्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट करने की सोची है। अब बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लैंड चाहिए। फिर लैंड खरीदूंगी, उसके बाद मैं उस पर बिल्डिंग बनाऊंगी, उसके बाद मैं स्टॉक लाऊंगी, वुड वगैरह जो भी चाहिए फर्नीचर हाउस में, वो स्टॉक खरीदूंगी, लेबर लगाऊंगी और फिर फर्नीचर तैयार होगा। तो ये क्या है, ये सारा मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और इसकी कॉस्ट मान लो मैंने जब कैलकुलेट की तो 10 करोड़ रुपया मेरे को पड़ेगी। तो ये जो मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ ये क्या बन रही है कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है इस बिज़नेस पे। और ये बिज़नेस क्या है, एक टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक हम जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और ये प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सबसे पहले लैंड खरीदूंगी। ठीक है, मान लो लैंड खरीदने में पहले मैं पैसा लगाऊंगी, उसके बाद मैं बिल्डिंग बनाऊंगी, उस पर फिर मैं स्टॉक खरीदूंगी, फिर लेबर लगाऊंगी। तो ये प्रोग्रेस में मेरा एक्सपेंडिचर होगा। तो मैं ये जो स्टेटमेंट बना रही हूँ वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो स्टेटमेंट 5 जो है वो क्या डिनोट करती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इससे पता लगा मुझे कि मेरे बिज़नेस को कितना पैसा चाहिए, 10 करोड़ रुपया मेरे बिज़नेस पे लगेगा। और मेरे पास कितना था,
सिर्फ 1 करोड़ था और मेरे पास मंथली कितना आता है 20 लाख, जिसमें से मैं 15 लाख खर्च देती हूँ, बचता कितना है सिर्फ 5 लाख। तो इतने में तो मेरा गुजारा नहीं होने वाला, बिजनेस तो मेरा स्टार्ट होने नहीं वाला। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, 10 करोड़ रुपया बनाना पड़ेगा ना। 1 करोड़ ही है मेरे पास, तो 10 करोड़ मेरा लगना है बिजनेस में, तो यानी कि मेरे को उधार लेना पड़ेगा। तो मैं पूरी लिस्ट तैयार करूँगी। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, एक स्टेटमेंट तैयार करना कि कहाँ कहाँ से मैं पैसा बोरो कर सकती हूँ, कौन कौन मुझे कितना पैसा दे सकता है। मैं वो लिस्ट तैयार करूँगी कि कहाँ कहाँ से मैं पैसा बोरो कर सकती हूँ और कितना कितना मुझे कहाँ से मिल सकता है। तो जो स्टेटमेंट 6 है वो डिनोट करती है स्टेटमेंट ऑफ बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ को। तो स्टेटमेंट 5 में मैंने पहले देखा कि कितना प्रोग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि बिज़नेस को करने में कितना एक्सपेंडिचर होगा। फिर मैंने देखा कि एक्सपेंडिचर तो मेरे वर्थ से ज़्यादा ही है, जो मेरी पोजीशन है इतनी नहीं है, यानी कि मुझे बोरो करना पड़ेगा। तो मैंने फिर क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ बोरोइंग्स बनाई। ठीक है, जब मैंने बोरोइंग्स की स्टेटमेंट बनाई तो मैंने जब बना रही थी कि मैं कहाँ कहाँ से ले सकती हूँ उधार, तो मैंने सोचा गवर्नमेंट से भी ले लेती हूँ, वो सबसे सेफ ऑप्शन है, गवर्नमेंट से ज़्यादा मिल जाएगा उधार। तो मैंने गवर्नमेंट से लोन और एडवांसेस लिए। तो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगी, स्टेटमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट मुझे कितना पैसा देगी। मैं पहले वो देखूँगी कि जैसे मान लो मैंने देखा कि 10 करोड़ लगेगा, 1 करोड़ तो मेरे पास है खुद का कैपिटल जो मैं लगा सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि 5 करोड़ मैं गवर्नमेंट से ले लेती हूँ, बाकी 4 करोड़ मैं औरों से ले लूँगी और अपने दोस्तों वगैरह से इकट्ठे कर लूँगी या बैंक वगैरह से लोन ले लूँगी, है ना। तो अब ये जो 5 करोड़ मैंने गवर्नमेंट से सोचा, तो मैं देख रही हूँ कि पूरी लिस्ट बनानी तैयार करनी पड़ेगी कितना मेरे को गवर्नमेंट लोन एंड एडवांसेस दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ कहाँ से मैं ले रही हूँ, किस किस गवर्नमेंट से। तो स्टेटमेंट 7 मैंने क्या बनाई, स्टेटमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय दी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने मुझे बहुत सारा पैसा दे दिया, मान लो 5 करोड़ गवर्नमेंट ने भी दे दिए। अब मेरे पास पैसा आ गया तो मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूँगी, यानी कि अपनी काम शुरू कर दूँगी। लैंड खरीद ली मैंने, बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। तो मैंने क्या करनी शुरू कर दी, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो क्या स्टेटमेंट 8 क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 5 में हमने क्या किया, प्रोग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट बनाई कि बिजनेस में कितना एक्सपेंडिचर होगा। फिर हमने देखा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हमने बोरोइंग्स की, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ बोरोइंग्स बनाई। फिर हमने गवर्नमेंट से भी कुछ लोन और एडवांसेस लिए, तो हमने उसकी भी स्टेटमेंट बनाई, स्टेटमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय द गवर्नमेंट, के कितना गवर्नमेंट ने हमें लोन दिया। जब हमें लोन मिल गया तो हमने फिर क्या किया, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अपना लैंड खरीद ली और बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी हमने, है ना। अभी मैंने बोला कि हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होती है, बैंक को गारंटी चाहिए होती है, तो हमने गारंटी गवर्नमेंट से दिलवाई कि हाँ अगर मैं नहीं दे पाई बैंक को लोन वापस, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर ये पर्सन नहीं दे पाई तो हम उसकी जगह पे चुका देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेटमेंट ऑफ गारंटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो गारंटी दी है उसकी मैंने स्टेटमेंट तैयार कर ली। अब गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स भी बनाती हैं, चलाती हैं, आपको पता है ग्रांट इन एड्स की, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी देती है ना, डोनेशंस देती है, स्कॉलरशिप्स वगैरह देती है, इस तरीके से पैसे देती है। तो हमने गवर्नमेंट को बोला कि हमें ग्रांट इन एड चाहिए, तो गवर्नमेंट ने हमें कुछ ग्रांट इन एड्स भी दे दिए, तो हमने उसकी भी स्टेटमेंट बना ली, स्टेटमेंट ऑफ ग्रांट्स इन एड। क्योंकि देखो हमारे पास मेरे पास 1 करोड़ रुपया था और चाहिए मेरे को 10 करोड़ बिजनेस के लिए, तो मैं कहीं कहीं से लूँगी ना, तो मैं मेनली गवर्नमेंट की हेल्प ले रही हूँ। ठीक है ना। पहले मैंने जब सबसे पहले देखा स्टेटमेंट 5 में कितना मेरा एक्सपेंडिचर होगा, तो सबसे पहले मैंने देखी बोरोइंग्स की लिस्ट बनाई स्टेटमेंट 6 में कि मेरे को कितना कहाँ कहाँ से बोरो करना है। फिर मैंने गवर्नमेंट से लोन ले लिया 5 करोड़ का, और फिर मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। अब जब हम एक्सपेंडिचर कोई डिसाइड करते हैं, कि मैंने डिसाइड किया कि 10 करोड़, एक्चुअल में मार्केट प्राइस तो चेंज होता रहता है, तो जो मैंने 10 करोड़ अभी पेपर वर्क में देखा था कि 10 करोड़ लगेगा, क्या तो उससे ज़्यादा ही लग रहा हो मेरा, है ना, 11 करोड़ 12 करोड़। तो इसलिए फिर मैं गवर्नमेंट के पास गई कि मुझे थोड़ा और ग्रांट इन एड चाहिए आपसे। तो स्टेटमेंट 10 में मैंने क्या बना ली, ग्रांट इन एड्स गिवन बाय दी गवर्नमेंट।
ठीक है, अब मेरे पास सारा पैसा मेरे पास है। अब मेरा बिज़नेस मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, मेरा बिज़नेस चल रहा है। फिर मैं अपनी स्टेटमेंट बनाऊंगी कि कितना मेरा एक्सपेंडिचर होता है। अब 2 टाइप के मेरे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं बिज़नेस में, एक हो रहा है वोटेड और एक चार्ज। तो मैं उसकी स्टेटमेंट बना रही हूँ। तो ये नेक्स्ट स्टेप है मेरा, यानी कि स्टेटमेंट 11, जो कि डिनोट करती है स्टेटमेंट ऑफ वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर उसके बाद अब बिज़नेस अच्छे से मेरा चल रहा है, मैंने अपना एक्सपेंडिचर्स भी देख लिए। फिर मैं देखूँगी कि जो मेरा फ़ंड है कि कहाँ से मेरे बिज़नेस में फ़ंड्स आ रहे हैं और कहाँ मैं फ़ंड्स को यूज़ कर रही हूँ। अदर देन रेवेन्यू अकाउंट, जो मेरी रिसीट्स हैं उससे अलग मैं कहाँ से फ़ंड्स ले रही हूँ, कहाँ से मेरे को फंड्स सोर्स हो रहे हैं और कहाँ मैं उनको अप्लाई कर रही हूँ, उसकी मैंने स्टेटमेंट तैयार की, जो कि है स्टेटमेंट 12, स्टेटमेंट ऑन सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स फॉर एक्सपेंडिचर अदर देन ऑन रेवेन्यू अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट भी ऐसे याद कर सकते हो आप। अब सबसे एंड में मेरा क्या काम है, अब मैं सबसे एंड में मैं बैलेंस चेक करूँगी कि मेरे पास कितना बैलेंस है। मेरा जो फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड फ़ंड, 3 फंड है मेरे पास, कंसोलिडेटेड फ़ंड, कंटिजेंसी फ़ंड और पब्लिक अकाउंट। तो इन तीनों फंड्स में मेरे पास कितना कितना पैसा है, क्या 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 कितना बैलेंस है, उसकी मैं समरी बनाऊँगी और मेरा ये वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 13 में क्या हो रहा है, हम क्या बना रहे हैं, समरी ऑफ बैलेंसेस अंडर कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। तो जो कि ये स्टेटमेंट 13 है और इसी के साथ हमारा ये वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, नोट्स ऑन अकाउंट्स, जो कि वॉल्यूम 1 का ही पार्ट है। तो ऐसे ये 13 स्टेटमेंट्स आप याद कर सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन स्टेटमेंट्स को। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। बिज़नेस मान लो फर्नीचर का बिज़नेस मैंने स्टार्ट करना है। तो बिज़नेस सोच लिया कि स्टार्ट करना है, ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, कि मेरे पास कितना पैसा है। तो स्टेप 1 मेरा क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन देखना, यानी कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर मैं देखूंगी कि मंथली मेरे पास कितना पैसा आता है और कितना जाता है, यानी कि स्टेटमेंट 2, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स। फिर मैंने देखा कि मेरे पास 20 लाख रुपया आता है और 15 लाख रुपया मेरा हर महीने जाता है। फिर मैं स्टेटमेंट बनाऊंगी अपनी कि 20 लाख रुपया मेरे पास कहाँ कहाँ से आता है, पूरी उसकी डिटेल स्टेटमेंट बनाऊंगी, जो कि है स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स। ऐसे ही मैं अपनी एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट बनाऊंगी, जो मेरा 15 लाख रुपया खर्च होता है वो कहाँ कहाँ मैं 15 लाख रुपया खर्च करती हूँ, यानी कि वो बनी मेरी स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि है स्टेटमेंट 4। अब मैंने बात कर ली कि मेरे पास कितना पैसा है और कहाँ से मेरे पास पैसा आता है, कहाँ जाता है मेरे पास से पैसा। अब मैं देखूँगी कि जो मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है उस बिज़नेस पे कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो बिज़नेस का जो एक्सपेंडिचर है वो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। मैंने देखा कि फर्नीचर हाउस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे लैंड चाहिए, फिर मेरे पास बिल्डिंग होनी चाहिए उसके ऊपर, फिर स्टॉक खरीदना पड़ेगा, फिर लेबर लगानी पड़ेगी, फिर फर्नीचर बनेगा, फिर मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाई, ये बनाई कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कितना मेरा प्रोग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो स्टेटमेंट बनाऊंगी। और मैंने कितना पाया कि मेरा 10 करोड़ रुपया इस बिज़नेस पे खर्च होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 5 बना दी मैंने, स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि बिज़नेस में मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है। अब मैंने देखा बिज़नेस पे पैसा मेरे को ज़्यादा चाहिए और है मेरे पास कम, तो यानी कि मैं क्या करूँगी, बोरोइंग्स करूँगी, पैसा मेरे को उधार लेना पड़ेगा। तो मैं स्टेटमेंट बनाऊँगी बोरोइंग्स की एंड अदर लाइबिलिटीज़ की। जब मैंने बोरो करने का सोचा कि मेरे को उधार लेना पड़ेगा, मैंने सबसे सेफ ऑप्शन सोचा कि गवर्नमेंट से मैं लोन और एडवांसेस ले लेती हूँ। तो मैंने स्टेटमेंट बनाई लोन एंड एडवांसेस की। ठीक है, अब गवर्नमेंट से मुझे लोन मिल गया तो मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, यानी कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने बनाई जब मैंने अपनी बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया। जब मेरे को गवर्नमेंट से लोन मिल गया तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। अब मैंने कुछ लोन बैंक से भी लिया था, तो उसके लिए मैंने गवर्नमेंट से गारंटी भी ली। तो फिर मैंने स्टेटमेंट ऑफ गारंटीज बनाई। लेकिन मैंने सोचा था कि मेरे बिज़नेस को 10 करोड़ रुपया ही लगेगा, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर कितना जा रहा था, 11 करोड़। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट के पास गई, मैंने कहा मुझे कुछ ग्रांट इन एड भी चाहिए, आपसे हेल्प चाहिए। तो गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट इन एड भी दे दी। तो फिर मैंने उसकी स्टेटमेंट बनाई, स्टेटमेंट ऑफ ग्रांट्स इन एड। फिर मेरा बिज़नेस अच्छे से चलने लग गया।
फिर मैंने अपने बिज़नेस में देखा कि कितना मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब 2 टाइप का मेरा एक्सपेंडिचर होता है बिज़नेस में, एक होता है वोटेड और एक चार्ज्ड। तो मैंने उसकी स्टेटमेंट तैयार की जो कि है स्टेटमेंट ऑफ वोटेड एंड चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि स्टेटमेंट 11। ठीक है। फिर जो मेरे फंड्स हैं एक्सपेंडिचर पे हो रहे हैं या जो सोर्सेज हैं फंड्स के, उसकी मैं स्टेटमेंट तैयार करूँगी। कितने मेरे सोर्सेज हैं और कहाँ कहाँ मेरी जो फंड्स हैं लग रहे हैं, वो वाली पूरी मैं, जब बिज़नेस आप बंदा कर रहा है तो आप सब कुछ देखेगा ना कि कहाँ कहाँ से मेरे बिज़नेस में पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ मैं उन फंड्स को यूज़ कर रही हूँ। वो मैं पूरी स्टेटमेंट तैयार करूँगी जो कि है स्टेटमेंट ऑन सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स फॉर एक्सपेंडिचर अदर देन ऑन रेवेन्यू अकाउंट, जो कि है स्टेटमेंट 12। ठीक है। अब लास्ट स्टेप रह गया मेरा, बिज़नेस मेरा चल रहा है, अच्छे से काम हो रहा है। अब मैं अपने बैलेंसेस देखूंगी कि मेरे फंड्स में कितना बैलेंस है। मेरे पास 3 फंड हैं, एक है कंसोलिडेटेड फ़ंड, एक है कंटिजेंसी फ़ंड और एक है पब्लिक अकाउंट। तो मैंने इनकी समरी बना लूँगी कि इनमें कितना बैलेंस मेरे पास है। तो जो कि स्टेटमेंट 13 है वो क्या है, स्टेटमेंट ऑन बैलेंसेस अंडर कंसोलिडेटेड फ़ंड, कंटिजेंसी फ़ंड एंड पब्लिक अकाउंट। और इसी के साथ ये हमारी 13 स्टेटमेंट्स वॉल्यूम 1 की कंप्लीट होती है। अभी 9 स्टेटमेंट्स वॉल्यूम 2 में हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक इजी लगी हो और आपको ये स्टेटमेंट्स लर्न करने में इजी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं मोटिवेट फील करूँ। मुझे जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, जो कि वॉल्यूम 2 की 9 स्टेटमेंट्स हैं, वो समझाने में अच्छा लगे और मुझे मतलब मज़ा आए बनाने में वीडियो, कि आपको ये पसंद आई, आपको ये ट्रिक्स यूज़फुल लगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको यूज़फुल लगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं वॉल्यूम 2 की स्टेटमेंट्स भी ऐसे ही ट्रिक से आपको समझाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर टुडे।